हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 68 सेट को डिस्कस किया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 69 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो रिपोर्ट होता है उसकी जांच कौन करता है, तो उसकी जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। कैग की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है अगर पूछे, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और बाकी जो मंत्री लोग हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 75 में निहित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। बाकी दोस्तों, अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये वर्णित है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति से जुड़ी जितनी भी चुनाव की जानकारी है वो अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की गठन की जाएगी, वो मंत्री परिषद होगा। तो वो अनुच्छेद 74 में कहा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, लोक अदालत की स्थापना पहली बार गुजरात के जूनागढ़ जिले में 1982 ईस्वी में हुआ था। कब? 1982 ईस्वी में गुजरात के जूनागढ़ जिले में हुआ था पहली लोक अदालत की स्थापना। दोस्तों, यह एक स्वैच्छिक और सुलभ एजेंसी के रूप में आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, जो कि एक फ्रेंच दार्शनिक था। दोस्तों, इनके अनुसार शक्ति को 3 भागों में बांट देना चाहिए। और वो कौन कौन सी शक्ति के बारे में इन्होंने चर्चा की है, तो पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोंटेस्क्यू। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है हमारे संविधान से संबंधित। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो कि हमारे संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में सम्मिलित है, तो ये बिल्कुल सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान से संबंध है, तो ये भी सही है। हमारे संविधान में उद्देशिका को जोड़ा गया है। तीसरा है, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। चौथा है, गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकरण का स्रोत है, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान का दोस्तों, उद्देशिका को संविधान का सार माना जाता है और उसके लक्ष्य प्रकट करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है। तो अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। किसमें? तृतीय बौद्ध संगीति में, जो कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। और किस शासक के समय में हुआ था, तो वो अशोक शासक थे उस समय पे। और दोस्तों, इस संगीति यानी तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगलीपुत्तिस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भगवान महावीर द्वारा सर्वधारण के लिए बताए गए अनुव्रत यानी कि नियम का संबंध है? तो दोस्तों महावीर के द्वारा टोटल 5 अनुव्रत यानी कि नियम दिए गए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वो नियम कौन कौन सा था? तो था पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्राह्मण और अपरिग्रह। कौन कौन सा है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्राह्मण और अपरिग्रह, ये 5 नियम इन्होंने दिए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र से क्या समझते हैं? तो दियारा प्रदेश किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो नदी के किनारे बसा हो या फिर नदी के अंदर जो रेत का जमाव होता है, तो ऐसे उभरे हुए क्षेत्र को दियारा कहते हैं। या फिर बाढ़ की एक विशेष आकृति वाली जो भूमि होती है, तो ऐसे क्षेत्र को दियारा क्षेत्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। अगला प्रश्न है, कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कानपुर से किसने युद्ध किया था, किसने विद्रोह किया था? तो कानपुर से नाना साहेब ने विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंवर सिंह ने नाना साहेब की कानपुर के से विद्रोह करने के समय नाना साहेब की सहायता की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित तापमान पर सभी गैस के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो दोस्तों किसी भी निश्चित ताप पर सभी गैस के अणुओं के लिए गतिज ऊर्जा जो है वो समान होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और जो है वो दोस्तों तापमान के सीधे अनुपातिक में होता है, इसीलिए ये समान होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्ब में किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? दोस्तों नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का आमतौर पर बिजली के बल्बों में इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि प्रकाश की तंतु का जो जीवन काल है वो बढ़ा रहे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूलतः अगर पूछे कि कौन से गैस का प्रयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है, तो वो है ऑर्गन, मेन ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गन नाइट्रोजन के अलावा क्रिप्टॉन का भी प्रयोग बल्ब में किया जाता है। अब दोस्तों कमेंट करके बताइए कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है? तो दोस्तों यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किन पर निर्भर नहीं करती है? तो किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन वो जिस चीज़ का चक्कर लगाती है उस केंद्रीय पिंड के द्रव्यमान और कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करती है उपग्रह की चाल। ठीक है, अगर पूछे किस पर निर्भर करती है, अगर मान लीजिए कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है कोई उपग्रह, तो पृथ्वी का जो त्रिज्या होगा और पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा उस पर उस उपग्रह की चाल निर्भर करेगी, लेकिन उस उपग्रह का जो द्रव्यमान है उस पर उसकी चाल निर्भर नहीं करेगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो, तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रांसफार्मर। तो यह विद्युत पावर बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, विद्युत पावर नहीं बढ़ाता, यह वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर वोल्टेज को कम करता है। तो वोल्टेज बढ़ाता है, बिल्कुल सही, वोल्टेज को कम करता है, ये भी सही है। करंट और वोल्टेज को मापता है, तो ये भी गलत है दोस्तों। वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है ताकि इसकी बिजली जो है वो बनी रहे, यानी कि एक प्रत्यस्थ धारा जो है वो विद्युत परिपथ में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का कार्य इसलिए करती है कि बिजली उसकी बनी रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि गैस सीधा ठोस में बदल जाएगा बिना द्रव्य में बदले, तो वो होता है डिपोजिशन यानी निक्षेपण की वजह से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब्लिमेशन क्या होता है दोस्तों? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन होता है कि ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है बिना द्रव्य अवस्था में बदले। जैसे आप आयोडीन देखे होंगे, कपूर देखे होंगे,
कपूर को जब आप जलाते हैं तो वो द्रव्य अवस्था में बदले बिना वो सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, या फिर आप उसको खुले छोड़ दीजिएगा तो सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, तो वो होता है सब्लिमेशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कंडेंसन। तो कंडेंसन क्या होता है, तो ये संघनन यानी कि गैस का तरल अवस्था में बदलना कंडेंसन कहलाता है। फिर है इवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण। इवोपोरेशन क्या होता है दोस्तों, तो तरल पदार्थ का गैसीय अवस्था में बदलना इवोपोरेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग के उपयोग में कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन और साथ में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में टोटल 18 तत्व होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह रूबिडियम से शुरू होता है और जेनॉन पर जाकर खत्म हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो इसके जनक है मेंडलीव। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है। जब आप वस्तु की मात्रा को बदलेंगे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो उसका घनत्व है जो दोस्तों वो अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु की मात्रा बदलने से उसके द्रव्यमान और आयतन में समान अनुपात में बदलाव होता है, जिसकी वजह से घनत्व वस्तु के प्रति एकांक आयतन बनाए रखता है। तो घनत्व जो है वो नहीं बदलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है। तो दोस्तों धुआं एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धुआं एक प्रकार का विसमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरीन। दोस्तों क्लोरीन कमरे के तापमान पर एक गंध युक्त जो है वो गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में मौजूद होता है। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, तो क्लोरीन का प्रतीक Cl है। दोस्तों यह हवा से भारी गैस होता है जिसकी परमाणु संख्या 17 होती है। अगला प्रश्न है, खसरा निम्न में से किसके कारण होता है। तो मेजल्स किसके कारण होता है दोस्तों, तो यह होता है वायरस की वजह से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खसरा जो है दोस्तों एक संक्रामक बीमारी है जो आसानी से फैल जाता है। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो दोस्तों मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाती है, यानी मुख से शुरू हो जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब आप खाना खाते हैं तो आपके मुंह में लार बनता है और उस लार में टाइलिन पाया जाता है जो कि स्टार्च को पचाने का काम करता है। साथ ही लार में लिंगुअल लाइपेज होता है जो वसा को तोड़ता है। साथ ही दोस्तों मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो दोस्तों मिट्टी में मौजूद जो सूक्ष्म तत्व होता है वो होता है मैग्नीज। कौन सा होता है, मैग्नीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीज। दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता पौधों को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन यही सूक्ष्म तत्व पौधों की वृद्धि और विकास में अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए फसलों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व काफी महत्वपूर्ण होता है, और वो कौन सा है, तो वो है मैग्नीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्रवाहक के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों मानव शरीर के मूत्रवाहक के रास्ते में आने वाले अंगों का सही क्रम वृक्क है। वृक्क के बाद आता है मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय और फिर मूत्रमार्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृक्क क्या करता है, तो दोस्तों वृक्क यानी किडनी जो है वो रक्त को निस्कंदित करता है, यानी रक्त से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे छानता है और उसे मूत्र का उत्पादन करता है। बाकी जो बाह्य अंग है, बाकी जो अंग है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सभी मूत्र को बाहर करने का में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सभी के सभी है दोस्तों। तो
चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय सौर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देश में ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा के योगदान को बढ़ाना राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का उद्देश्य है। दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो है ऊर्जा खपत को कम करना। तीसरा है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन राजनीतिक ज्ञान मिशन। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है दोस्तों जलवायु मॉडलिंग में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन। इसका उद्देश्य है जल उपयोग दक्षता में 20% तक सुधार करना ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सके। तो ये सभी के सभी जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का काम करता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। अगला प्रश्न है वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इसके कारण क्या है? तो दोस्तों वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि वनों की काफ़ी कटाई हो रही है। तो वन की कटाई हो गया, आवास की हानि, जब वन काटेंगे तो वन्य जीव के आवास का हानि होगा, तो ये भी कारण है। फिर है जलवायु परिवर्तन। तो बिल्कुल जलवायु परिवर्तन तो होगा ही, जब आप वन काटेंगे पोल्यूशन बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन भी होगा। फिर है पशुओं का अवैध शिकार। तो पशुओं का भी अवैध शिकार हो ही रहा है, तो ये भी इसका कारण है। तो ये सभी के सभी जो है वन्य जीव के आबादी में गिरावट का कारण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी के सभी। अगला प्रश्न है रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों रियांग जनजाति यह त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा का सबसे बड़ा जो जनजाति है वो है त्रिपुरी जनजाति, और दूसरा जो लार्जेस्ट जनजाति है त्रिपुरा का वो है रियांग जनजाति। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ उद्योग दिया हुआ है, दूसरी तरफ नगर दिया हुआ है, और चलिए हम लोग मिलाते हैं। पहला है कागज एवं लुगदी। कागज एवं लुगदी नामक जो उद्योग होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है डालमिया नगर में। दूसरा है सिगरेट का उत्पादन दिलवारपुर में होता है, दिलवारपुर में। तीसरा है प्लाईवुड का जो है दोस्तों उद्योग हाजीपुर में होता है, और जूट का उद्योग पूर्णिया में होता है। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? दोस्तों गुप्त वंश का प्रमाण वायु पुराण से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन की चर्चा देखने को मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रमण। श्रमण के नाम से वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जाना जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाली भाषा। दोस्तों पिटक कितनी प्रकार की है? तो पिटक जो है वो 3 प्रकार की है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं? तो दोस्तों अशोक का शिलालेख पाटलिपुत्रा से नहीं मिला, जबकि गिरनार, कंधार और टोपरा से अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? तो दोस्तों सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा पोटीन के बने हुए थे। यहाँ प्रोटीन नहीं होगा, पोटीन होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटीन के बने हुए थे। दोस्तों सातवाहन काल में सबसे ज़्यादा सिक्का शीशे का चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यापार के लिए जो यूज किया जाता था सिक्के के रूप में वो चांदी का सिक्का होता था, और उसको करस्पान कहते थे, करस्पना कहते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ अपने राज्याभिषेक के खुशी में किया था, यानी जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तब उन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के
यहाँ स्मरण हो जाएगा, स्मारक ने स्मरण के रूप में किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह यानी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कूका आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों कूका आंदोलन 1840 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब कोल विद्रोह की बात करें तो दोस्तों कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था और यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। अहोम विद्रोह की बात करें तो दोस्तों अहोम विद्रोह असम में हुआ था और यह 1828 ईस्वी में हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे। बात करें पाइक विद्रोह की तो दोस्तों पाइक विद्रोह 1817 ईस्वी में ओडिशा के क्षेत्र में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बख्शी जगबंधु। अगला प्रश्न है, नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो दोस्तों नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों इनका कार्यकाल 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में ही नरबली प्रथा को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, वो कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला है, सेना का पुनर्गठन किया गया और भारतीय सैनिक की तुलना में अंग्रेजी सैनिक को बढ़ा दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है, सेना का पुनर्गठन हुआ और भारतीय सैनिक की तुलना में अंग्रेजी सैनिक को बढ़ा दिया गया। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई। तो ये भी सही है दोस्तों, भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई थी, जो कि अंग्रेज अपने सीमा का विस्तार कर रहे थे, कभी हड़प नीति के जरिए तो कभी स्थायी बंदोबस्त लगाकर। तो ऐसी नीतियों को त्याग दिया गया, सीमा विस्तार की नीति को त्याग दी गई। तीसरा है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार कंपनी से शासन व्यवस्था को छीनकर अपने हाथों में ले लिया, यानी पूर्णतः इस पे क्राउन का अधिकार हो गया। चौथा है, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई। तो ये गलत है दोस्तों, उस समय तक कोई भी धर्म में भेदभाव नहीं किया जाता था। उस समय भारतीय को अलग ही नज़र से देखा जाता था, बस उस पर शासन करने का सोचा जाता था। तो उस समय तक मुसलमान या फिर हिंदू इस तरह का कोई चोचला नहीं था, इसीलिए मुसलमानों के प्रति सरकार ने कोई उदारता नहीं दिखाई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक का तमाशा कहा था? तो दोस्तों कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा यह अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांग्रेस को और किसने क्या क्या नाम दिया तो वो हम लोग देख लेते हैं। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को कांग्रेस की याचना संस्था कहा। उसके बाद लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संस्था सूक्ष्म है। ठीक है, तो इसमें से अगर कुछ पूछे तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे? इसमें से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन तो किए थे, लेकिन उनकी नरमपंथियों की वजह से, उनके नरम व्यवहार की वजह से उन्होंने बहुत जल्द कांग्रेस को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं रहे थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक यानी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। और सचिव थे अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। सचिव पूछे तो कौन थे? अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। और अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। दोस्तों हरिजन सेवक संघ का जो पहले नाम रखा गया था, जब गठित किया गया था, उस समय इसका नाम अस्पृश्यता निवारक संघ रखा गया था, लेकिन बाद में इसे 13 सितंबर 1933 ईस्वी को इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला। अगला प्रश्न है,
फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो दोस्तों फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत तारकनाथ दास के द्वारा 1908 ईस्वी में किया गया था। कब? 1908 ईस्वी में तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र का शुरुआत किया गया था। दोस्तों फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भावना के प्रतीक था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों भारत में पहला कारखाना फ्रांसीसियों के द्वारा सूरत में स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? तो 1668 ईस्वी में। दोस्तों फ्रांसीसियों का जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी और इसका पहला कारखाना सूरत में खोला गया था। इसके संस्थापक कौन थे जिसने सूरत में अपना कारखाना खोला था? तो वो थे फ्रांसीसी कैरन। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो दोस्तों सहायक संधि इंदौर के होलकर ने कभी भी स्वीकार नहीं की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार की थी? तो हैदराबाद के द्वारा सबसे पहले स्वीकार किया गया था 1798 ईस्वी में। कब? 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया? तो दोस्तों सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1843 ईस्वी में किया गया। कब? 17 फरवरी 1843 ईस्वी को सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों सर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर कब्जा किया था। किसके नेतृत्व में? तो सर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उनके लिए नकद वेतन दिए जाने की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अस्थायी सेना रखना और सेना को नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को भी शुरू किया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है यह दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिसने ऐसा काम किया था। यह एक शक्तिशाली और एक कुशल शासक थे। उसने मजबूत केंद्र सरकार की भी स्थापना की और साथ ही दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति भी चलाई जो कि काफ़ी सफल रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो दोस्तों दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किस प्रकार की संस्था थी दोस्तों? तो दीवाने मुस्तखराज जो है दोस्तों एक राजस्व जांच करने वाला विभाग था जो कि साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों से राजस्व भुगतान के बकाये वसूलने के बकाया जो वसूला जाता था उसकी वसूली का यह जांच करता था कि किसने अपना राजस्व दिया और किसने नहीं दिया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का दूसरा और सबसे शक्तिशाली राजा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शासन जनता के समर्थन पर अधिकार होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी एक उदार नीति अपनाकर अविभाज्यक वर्ग का समर्थन हासिल किए थे। यह भारत में हिंदू आबादी अधिक होने की वजह से कहे थे कि भारत में हिंदू आबादी अधिक है तथा यह सही मायनों में मुस्लिम राज्य कभी नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? दोस्तों वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों यह रिपोर्ट वित्तीय प्रणाली और बाजार का मूल्यांकन करती है, साथ ही वैश्विक संदर्भ में उभरते बाजार के वित्तीय पोषण को भी संबोधित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो दोस्तों इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में
ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SDR। अब SDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। दोस्तों SDR IMF की एक मौद्रिक आरक्षित दोस्तों SDR IMF की एक मौद्रिक आरक्षित मुद्रा है। अब बात करते हैं कागजी स्वर्ण होता क्या है? तो कागजी स्वर्ण सोने के बदले भुगतान किए जाने वाला कागजी नोट का मुद्रा होता है। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन है, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो दोस्तों सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश चेलैया समिति के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेलैया समिति। दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? तो चेलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में हुआ था और यह अपनी रिपोर्ट 1993 ईस्वी में सौंपे थे। चेलैया समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों चेलैया समिति के अध्यक्ष राजा चेलैया थे। इसे भारत के कर सुधारक का पिता भी कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।